हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 9 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल पर, उनको बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन के बारे में। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस पर आपको पेड कोर्सेज नजर आते हैं। इन पेड कोर्सेज में एक कोर्स क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का उपलब्ध यहाँ पे है। इन क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को बनाने के लिए हम लोग न्यूज़पेपर की सहायता लेते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सारे बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स है। आप इसे बाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई बुक के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ वोकैबुलरी की 2 ई बुक्स उपलब्ध हैं। जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो एक अलग ई बुक में है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के वर्ड चाहिए तो एक अलग ई बुक में है। ये द हिंदू एडिटोरियल की बात मैं कर रहा हूं। जो 2 एडिटोरियल्स हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं और आप लोग किसी कारणवश उस कोर्स में नहीं जुड़ पाते हैं, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि उसकी वोकैबुलरी हमें मिले तो ये आपके लिए है। इसके अतिरिक्त ये वाला बैच जो हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, और ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारी मुलाकात होती है सेशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो मंडे को होगा। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि तीनों क्वेश्चन टाइम और 10 से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर अंकित विल टेक हिज डिग्री। तो बाई के साथ में टाइम लगा हुआ है। सबसे पहली बात, जब बाई के साथ टाइम लगा हुआ रहता है तो बाई का जो मीनिंग होता है वो टिल होता है। बाई का मतलब तक। तो कह रहा है कि अगले साल तक, इसी समय अगले साल तक अंकित जो है अपनी डिग्री ले चुका होगा। तो यहां पे विल हैव टेकन आएगा। विल के बाद में हैव लगाएंगे, उसका टेकन करोगे। क्योंकि जब बाई के साथ टाइम लगाते हो तो फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं हम लोग, क्योंकि इस आप एक इमेजिन करते हैं कि अगले मतलब कभी भी नेक्स्ट टाइम है ना, और इस समय तक ऐसा हो चुका होगा। इसके लिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। याद रखेंगे, सिंस या फॉर के साथ जब भी आप टाइम लगाते हैं तो वहां पे परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब हो गया, यहां पे इज नहीं आएगा, इसके स्थान पे हैज बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये गलत है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो माय फ्रेंड लिव्ड एट द टॉप ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हिच हैड नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैट। तो यहां पे हैड नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात ये कर रहा है, हैज आएगा। ये कहना ये चाहता है कि मेरा फ्रेंड ओल्ड हाउस के टॉप पर रहा करता था, लेकिन अब जिसे कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हैज यहां पे सही रहेगा। इसलिए आप गलती करेंगे सी वाले पार्ट में। अब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे सीजरिंग द डीएनए। एक बार फिर से आर्टिकल जो है वो नोबेल प्राइज के बारे में है। कल का जो सेकंड एडिटोरियल था वो भी फिजिक्स के नोबेल प्राइज किनको मिला था उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर एप्लीकेशन पे जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कौन सा एडिटोरियल की बात मैं कर रहा हूं। यहां एक बार फिर से नोबेल प्राइज किसको मिला है उसकी बात ही कर रहे हैं। ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए, और सबसे बड़ी खास बात है महिलाओं को दिया गया है। तो महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। फिजिसिस्ट जो थे जिनको मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में, 3 लोगों को मिला, उसमें से भी एक महिला थी। और आज जो बात कर रहे हैं उसमें 2 महिलाएं हैं। एक का नाम है इमैनुअल शार्पेंटियर और एक का नाम है जेनिफर ए डॉर्डना। इन दोनों महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है, उसके बारे में चर्चा रहेगी। तो सेशन को जरूर से एंड तक देखिएगा। मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि एंड तक देखते हैं तो हर एक डॉट को आप कनेक्ट कर पाते हैं, हर एक चीज को समझ पाते हैं, पिछली बातों को आप आगे वाली बातों से लिंक कर पाते हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं। और एक हैबिट होती है ना कि विद्यार्थी को कम से कम इतना समय तो चाहिए, बैठना ही चाहिए एक साथ, आप देख पाते हैं तो एक अच्छी हैबिट रेगुलरिटी की, पंक्चुअलिटी की आपकी विकसित होती है। तो जरूर से सेशन को एंड तक देखा करो, हर एक बात को, छोटे छोटे पॉइंट को नोट किया करो, क्योंकि ये जो हैबिट है वो आपको रिजल्ट ला कर देगी। और जब भी आप नेक्स्ट सेशन पर जाएं उससे पहले पिछले सेशन को रिवाइज करके ही आया करो, तब आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप आपका होगा और आप उस आत्मविश्वास के साथ कुछ भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। सीजरिंग द डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए आप समझते ही हैं। सीजरिंग, सीजर का मतलब कैंची होता है, कैंची का काम काटना होता है। तो डीएनए में काट छांट करने का मतलब लेकर यह आर्टिकल है। जीन को एडिट करने को लेकर आर्टिकल है। आपको पता है पौधा हो
या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, जीन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। आप नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो माता पिता से मिलते जुलते गुण संतान में होते हैं, फिर उससे नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे तो उससे पिछली पीढ़ी के गुण उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सब जीन की करामात है। अभी क्या कर दिया है कि इन दो महिलाओं ने यहाँ पे एक टूल विकसित किया है जिससे जीन में एडिटिंग की जा सकती है। इसका मतलब मन वांछित जो भी आप चाहते हो वैसी विशेषताएं वहां पर लेके आ सकते हो। कितना देखो प्रकृति को कंट्रोल करने का प्रयास साइंस के द्वारा किया जा रहा है, उसी के बारे में ये बताएगा आपको। देखो, दैट साइंटिस्ट हु पायोनियर्ड द रेवोल्यूशनरी CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो साइंटिस्ट को देखकर बताऊं मैं आपको कि साइंटिस्ट को देखकर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो वैज्ञानिक हु इसी को देखकर है जिन्होंने की पायोनियर कर दिया, वो वैज्ञानिक जिन्होंने पायोनियर किया। पायोनियर का मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई एक नया आयाम स्थापित करते हैं तो उसको पायोनियर करना कहा जाता है। तो वैज्ञानिक जिन्होंने क्रांतिकारी एक टेक्निक यहां विकसित कर दी है, रेवोल्यूशनरी का क्रांतिकारी होता है, एडजेक्टिव है। ये टेक्नोलॉजी का नाम है CRISPR-Cas9। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जीन में काट छांट करने वाली, जीन को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये जो क्रांतिकारी CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिन वैज्ञानिकों ने इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले विकसित कर दिया, सबसे पहले इसको पायोनियर कर दिया, द बिगेस्ट गेम चेंजर। अब बीच में बात टेक्नोलॉजी किसने कर दी? ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? सबसे बड़ी गेम चेंजर है किसमें? इन बायोलॉजी। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में अगर बायोलॉजी की बात करें तो सबसे बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ये है। ठीक है, अब देखिए, वैज्ञानिक विल विन द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो वैज्ञानिक जिन्होंने की इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले विकसित किया है, जो सबसे बड़ी गेम चेंजर है हाल ही के वर्षों में बायोलॉजी के क्षेत्र में, उन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिलेगा। और ये पूरी जो बात है कि उन वैज्ञानिकों को मिलेगा जिन्होंने टेक्निक विकसित की थी, उसके लिए दैट आ रखा है। ये बात जो थी वॉज नेवर इन डाउट, ये कभी भी डाउट में नहीं थी, इस पे कोई शक नहीं था, संदेह नहीं था, पक्का पता था, पूरा भरोसा था कि ऐसा ही होने वाला है। इट वॉज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन, इट को देखकर वॉज है, यह था ओनली केवल अ क्वेश्चन, एक प्रश्न, ए आर्टिकल है तो नाउन है, ऑफ व्हेन प्रश्न किसका था कि कब मिलेगा, एंड हु और किसको मिलेगा, हु वुड गेट रिकॉग्नाइज्ड किसको पहचाना जाएगा। एक बात समझने की, देखो वुड मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 बेस फॉर्म है, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि गेट हो या हैव हो, ये दो ऐसी कॉजेटिव वर्ब होती हैं जिनको हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया हम बोलते हैं, इनके साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पे थर्ड फॉर्म है, अगर हैव होता तब भी थर्ड फॉर्म लगाते। मेक भी पॉजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ में V0 या बेस फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इट वाज ओनली ए क्वेश्चन, ये तो पता था कि मिलेगा, तो इनको नोबेल प्राइज डेफिनेटली बहुत बड़ी क्रांतिकारी इन्होंने मतलब एक कह सकते हो कि डेवलपमेंट इन्होंने किया है, लेकिन प्रश्न ये था कि कब मिलेगा और किसको पहचाना जाएगा उस काम के लिए, है ना। वो काम जो डन टू, वो काम जो कि किया गया किसके लिए, डेवलप द टूल, जो इस टूल को, टूल का मतलब ये वाला टूल, ये जो एक क्रांतिकारी टेक्निक की बात करिए इसी के लिए टूल है। तो इस टूल को विकसित करने के लिए जो काम किया जाए उसको मतलब उसके काम को मतलब किसके काम को पहचाना जाएगा, है ना, कौन इसको पहचानेगा मतलब। ठीक है, तो प्रश्न ये था कि कब मिलेगा और कौन पहचानेगा इस काम को, किसका काम, वो काम जो कि इस टूल को डेवलप करने के लिए किया गया। बात समझ में आ गई। द प्राइज, अब कह रहा है प्राइज, वो कौन सा प्राइज है, ये यहां पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, वो प्राइज जो कि दिया गया, अवार्ड दिया गया। अच्छा, अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है बता देता हूं। जब भी बड़े पुरस्कार की आप बात करते हो तो अवार्ड आता है, हौसला अफजाई के लिए आप थोड़ा छोटा मोटा पुरस्कार देते हो तो उसको रिवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए क्लास में रेगुलर आते हैं, आपको टीचर ने शाबाशी दी है तो वो रिवॉर्ड है आपके लिए, आपके टीचर ने आपको पेन दे दिया वो आपके लिए रिवॉर्ड है। जबकि ये बड़े पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे है, पुलित्जर है, नोबेल है, ये सब अवार्ड हैं, फिल्म फेयर अवार्ड हैं। ठीक है, तो वो पुरस्कार जो दिया गया इमैनुअल शैपेंटियर को और जेनिफर ए डोडना को, ये दो महिलाएं हैं। 8 years आफ्टर, कब मिला है, 8 साल के बाद। किसके 8 साल के बाद, आफ्टर दे डेवलप द टूल, जब उन्होंने टूल को डेवलप किया है। टूल कौन सा है, फिर से वही टूल है CRISPR-Cas9। ये आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये इन्होंने जब डेवलप किया इस टूल को, उसके 8 साल के बाद इनको मिला, हैज फाइनली एंडेड द स्पेकुलेशन। तो इस प्राइज ने, अब यहां पे ये सब्जेक्ट है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इस प्राइज ने फाइनली अंततः एंड कर दिया, अंत कर दिया। स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस,
अटकल जो होती है, अनुमान जो होता है, उसको बोलते हैं। तो जो अटकलें लग रही थी किसको मिलेगा, तो उस अटकल को यहां पे कंप्लीट कर दिया, एंड कर दिया है। और किसका गैस था, किसका अटकल थी कि हु वुड विन इट, कि कौन इसे जीतेगा, कौन इस अवार्ड को जीतेगा। तो ये अवार्ड जो दे दिया गया इन दोनों को, तो इसने वो काफी समय से चली आ रही अटकलों को विराम लगा दिया कि किसको ये मिलेगा। बात समझ में आ गई, आगे आ जाइए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहली बात तो ये डिग्री सुपरलेटिव आपकी हो गई है मोस्ट के साथ, और इंपॉर्टेंटली यहां पे एडवर्ब है, इसी कारण आपको दे नजर नहीं आ रहा है। जब आप डिग्री सुपरलेटिव एडवर्ब की लगाते हो तो दे नजर नहीं आता है, जब आप एडजेक्टिव की लगाते हो तो दे लगता है। कहना चाहता है कि लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, दिस ईयर्स प्राइज फॉर केमिस्ट्री, वो है इस साल का केमिस्ट्री का पुरस्कार। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल का जो केमिस्ट्री के लिए पुरस्कार है, उसने क्या किया है, हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय ऑनरिंग, बाय के साथ में आईएनजी है, एन ऑल वुमन टीम, मतलब पूरा पुरस्कार जो है वो किसको गया है, टीम, महिलाओं की टीम को गया है, इसलिए ये हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस साल का जो प्राइज है केमिस्ट्री का, वो उसने हिस्ट्री क्रिएट की है, कैसे, ऐसा ऑनर करके, है ना, सम्मान देते हुए। ये ऑनरिंग क्यों है, क्योंकि आपने देखा यहां पे बाई है, प्रेपोजिशन है तो अपने आप ही आईएनजी लगना ही था, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट किससे बनता है, जब वर्ब को बनाना हो, ऑब्जेक्ट मींस वर्ब को बनाना पड़ेगा नाउन, और नाउन बनाने का तरीका क्या है, आईएनजी फॉर्म, तो ये आईएनजी फॉर्म में है। तो ये यहाँ पे केमिस्ट्री का दोनों प्राइज है, उसने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है, और कैसे की है, सम्मान देकर। और सम्मान देकर किसको सम्मान दिया है, महिलाओं की टीम को सम्मान देकर, ठीक है। इट ऑल स्टार्टेड, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, व्हेन, जब डॉक्टर शार्पेंटियर डिस्कवर्ड एन आरएनए मॉलिक्यूल, जब डॉक्टर शार्पेंटियर ने क्या किया, डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, आरएनए का मॉलिक्यूल। एक बात समझना, ये आरएनए से पहले एन क्यों है, क्योंकि आप आर लिखकर देखोगे हिंदी में तो ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका वाउल साउंड है, साउंड देखकर डिसीजन हम लेते हैं, लेटर देखकर नहीं लेते हैं, इसलिए इस आर को देखकर कहीं ए मत लगाना, एन आएगा, ठीक है। तो डॉक्टर शार्पेंटियर ने क्या किया, आरएनए मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया। अब ये दैट किसको देखकर है, इस मॉलिक्यूल के लिए है। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये पार्ट है किसका, बैक्टीरिया के एंशिएंट इम्यून सिस्टम का, और वो नाम क्या है, CRISPR नाम है, वेयर इन, जिसमें, जिसके अंदर क्लस्टर्ड रिपीटेड सीक्वेंसेस, क्लस्टर्ड का मतलब समूह में होना, रिपीटेड का मतलब जिसकी आवर्ती, पुनरावृत्ति हुई है, सीक्वेंस का मतलब एक निश्चित व्यवस्था, निश्चित क्रम, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड है, बैक्टीरिया के द्वारा, कैन रिमेंबर, वो याद रख सकते हैं, एंड डेस्ट्रॉय वायरसेस, और वायरसेस को डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय क्लीविंग। फिर देखो बाय प्रिपरेशन लग गया तो आईएनजी आ गया, क्लीव का मतलब होता है स्प्लिट करना, मतलब तोड़कर, ब्रेक करना, स्प्लिट करना, तोड़कर, देयर डीएनए, उनके डीएनए को, समझना। डॉक्टर शार्पेंटियर ने क्या किया, एक आरएनए मॉड्यूल को डिस्कवर किया, आरएनए मॉड्यूल जो कि एक हिस्सा है किसका, बैक्टीरिया के एंशिएंट इम्यून सिस्टम का, ठीक है, जो प्राचीन जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसके सिस्टम का हिस्सा है। और ये नाम बता रखा है CRISPR, ये है एंशिएंट इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया का एंशिएंट इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया समूह के अंदर सीक्वेंस होता है, एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिसमें जो मतलब क्लस्टर्ड व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे नजदीक नजदीक होते हैं जो भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनका रिपीटेड सीक्वेंस होता है। और ये क्या कर सकते हैं, ये रिमेंबर कर सकते हैं, है ना, ये जो सीक्वेंसेस हैं वो रिमेंबर कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वायरसेस को। और कैसे कर सकते हैं, उनके डीएनए को क्लीव करके, स्प्लिट करके, ब्रेक करके, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इंग्लिश के दृष्टिकोण से हमें समझना है तो क्लीव का मतलब स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। क्लस्टर्ड का मतलब ग्रुप होता है, ये क्लस्टर्ड यहाँ पे समूह की बात कर रहा है, तो एक जैसे चीजों के समूह को जो नजदीक में सटी हुई रहती है उसको क्लस्टर्ड बोला जाता है। आगे आ जाइए, टीमिंग विद डॉक्टर डोबना। अब देखो ये जो दे रखा था आपको शार्पेंटियर, इनके साथ एक महिला और थी डॉक्टर डोडना, तो इनके साथ टीम बनाकर शी रिक्रिएटेड, उन्होंने रिक्रिएट किया, क्योंकि शार्पेंटियर ने, तो इनके साथ टीम बनाकर उन्होंने रिक्रिएट किया। रिक्रिएट का मतलब है फिर से वही चीज बनाई, जो चीज मतलब फिर से एक सजीव रूप दिया, है ना। द बैक्टीरिया जेनेटिक सीजर्स, किसको, बैक्टीरिया के जेनेटिक सीजर्स को, है ना। और किस में, टेस्ट ट्यूब के अंदर,
है ना, एंड सिंप्लीफाइड द टूल, और ये जो टूल है CRISPR और CAS9 की बात कर रहे थे, इस टूल को सिंप्लीफाई किया टू मेक इट इजियर, क्या करने के लिए, अधिक आसान करने के लिए, टू प्रोग्राम द सिस्टम, क्या आसान करने के लिए, सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने के लिए, टू प्रिसाइजली कट स्पेसिफिक साइट, प्रिसाइजली बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक तरीके से, कट स्पेसिफिक साइट, साइट का मतलब जगह होता है, कट का मतलब काटना होता है, स्पेसिफिक का मतलब विशेष, ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया जहां आप चाहते हो कि यहां पे एडिटिंग करनी है, यहां काट छांट करनी है, उस भाग को काटकर इन एनी डीएनए, किसी भी डीएनए में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसके अंदर इंसान भी शामिल है, मानव भी शामिल है। एक बार फिर समझिएगा, डॉक्टर डोडना के साथ टीम बनाई इन्होंने, और बैक्टीरिया का जेनेटिक जो सीजर्स है मतलब आप अगर थोड़ा बायोलॉजी समझते हो तो समझ जाओगे इस चीज को, जैसे व्यवस्था होती है आरएनए की, थोड़ा आप गूगल पे जाके इसकी इमेजेस देखना कि डीएनए आरएनए, तो आपको समझ में आएगा, एक व्यवस्था होती है, निश्चित एक सीक्वेंस होता है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, डॉक्टर डोडना के साथ टीम बनाई, और जो शेपेंटियर है उनके लिए शी आ रहा है, रिक्रिएट किया, कोई भी काम को रिक्रिएट, जैसे मानो कोई सीन को रिक्रिएट कर दिया आपने, तो इसका मतलब आप क्या करते हो, उस सीन को, जो फिल्माया गया सीन है मूवी के अंदर, उस सीन को फिर से वैसा ही बनाते हो। जैसे कई बार क्या होता है, आप जैसे कोई घटना घट गई और फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, उस सीन को रिक्रिएट करते हैं, इसलिए ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो भी व्यवस्था है बैक्टीरिया के जेनेटिक सीजर्स की, है ना, उसको रिक्रिएट किया, और किस में किया, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इस टूल को, ये टूल बताया था मैंने, CRISPR की बात कर रहे हैं, उसको बड़ा सिंपल कर दिया, किसके लिए, ताकि आसान हो जाए इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग करना। और ये सिस्टम की प्रोग्रामिंग करनी क्यों थी, इनको एडिट करना था। एडिट कहां करना था, जहां पर भी आपकी जो आप चाहते हो, जो भी आपके इंटरेस्ट की साइट है, जो भी जगह है जहां पर आप एडिट करना चाहते हो जीन को, वहां पर जिसमें इंसान भी शामिल हो, है ना, उनके भी डीएनए हो, ये कहना चाहता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है पूरी इस तरीके से। वाइल द टूल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड, अब देखो वाइल से स्टार्ट है, तो वाइल से हम क्या समझते हैं कि दो क्लोज डेफिनेटली यहां पर होंगे। तो एक क्लोज देखिए दे रखा वाइल से लेकर डीएनए तक। तो वाइल द टूल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू मेक अ कट इन द डीएनए, ये जो टूल है CRISPR इज ऑफ मोस्ट ऑफन यूज्ड, इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो इज के साथ देखो थर्ड फॉर्म है, तो इस टूल का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, टू मेक अ कट, एक कट लगाने के लिए, किस में, डीएनए के अंदर। तो यद्यपि इस टूल का इस्तेमाल होता है कट लगाने के लिए डीएनए में, है ना, ये जो एक सीजर का काम ही करता है, कट लगाने के लिए ही डेवलप किया गया है इस टूल को। फिर भी देखो न्यूअर अप्रोचेज आर बीइंग अटेम्प्टेड, नई नई अप्रोचेज, अप्रोच का मतलब आप किसी काम को कैसे अंजाम देते हो, वो आपकी अप्रोच है। तो नई नई जो अप्रोचेज हैं, न्यूअर और नई अप्रोचेज जो हैं, आर बीइंग अटेम्प्टेड, उनका मतलब प्रयास किया जा रहा है, टू ऐड और मेक माइनर चेंजेस टू द डीएनए। चेंज के साथ याद रखिएगा टू लगता है, याद रखना, अमेंडमेंट के साथ भी टू लगता है। जहां भी संशोधन या परिवर्तन आप बात करोगे और किस में परिवर्तन है, किस में संशोधन है, वहां पे टू लगता है। तो कह रहा है कि और नई अप्रोचेज जो है उनका प्रयास किया जा रहा है कि आपको जोड़ना चाहते हो कुछ छोटे मोटे परिवर्तन, माइनर का मतलब हल्के फुल्के छोटे मोटे परिवर्तन चाहते हो डीएनए में, उसके लिए। बात समझ में आई? एक बार फिर समझना, कह रहा है कि यद्यपि ये जो टूल है CRISPR CAS9, इसका इस्तेमाल अक्सर किस रूप में होता है, डीएनए में कट लगाने के लिए, फिर भी नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई अप्रोचेज हैं, उनको यहाँ पे उनका प्रयास भी किया जा रहा है, उनको भी अटेम्प्ट किया जा रहा है, किसके लिए, ताकि आप डीएनए में छोटे मोटे आप परिवर्तन करना चाहो या कहीं कट लगाना चाहो या कुछ ऐड करना चाहो, उसके लिए। ठीक है, ऑल दीज अप्रोचेज, ये सारी की सारी जो अप्रोचेज हैं, मे एट सम टाइम, वो हो सकता है कि कभी ना कभी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, मेक इट इजी, इसे आसान कर दे, टू रीराइट द कोड ऑफ लाइफ। रीराइट का मतलब पुनः लिखना, द कोड ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का सिस्टम, कोड का मतलब सिस्टम समझ लो, तो जिंदगी को नई तरीके से परिभाषित कर दे भविष्य में, ऐसा हो सकता है। ये सारी की सारी अप्रोचेज जो है भविष्य में ना कभी इस चीज को आसान कर देगी कि जिंदगी को आप अलग तरीके से परिभाषित कर पाओगे। अभी तो क्या होता है कि माँ बाप के गुण प्रेषित होते हैं संतान में, ठीक है, इसीलिए वो लगता है कि देखो जैसा बाप वैसा बेटा कहा जाता है ना, वो सब जीन की करामात है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो एक अलग प्रकार से आपको जिंदगी देगी, जिंदगी की नई परिभाषाएं सामने आ जाएंगी, ये यहां पे बताया गया है। आगे देखिए, द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जो जीन को एडिट करने की टेक्नोलॉजी है, जो जीन को काट छाट करने की टेक्नोलॉजी है, वही CRISPR CAS9, में बार बार रिपीट कर रहा हूं इस नाम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है।
हैज ओपनड अप, ओपन अप का मतलब होता है खोल देना, तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, खोल दिया है। ए वास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वास्ट का मतलब बहुत बड़ी, ह्यूज, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर की खिड़की खोल दी है, मतलब बहुत बड़ा अवसर दे दिया है, एक संभावना यहां पे क्रिएट कर दी है। तो इस टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी यहां पे आपको अवसर प्रदान कर दिया है इन द लास्ट 6 ईयर्स। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सीडीएस में एक प्रश्न आया था, ठीक है, 2 साल पहले की बात है शायद, सीडीएस में एक प्रश्न आया था कि जब लास्ट के साथ आप टाइम लगाते हो तो वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। लेकिन अगर आप इन द लास्ट लगा रहे हो तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए हैज इनेबल्ड दे रखा है क्योंकि इन द लास्ट दे रखा है, याद रखना इस चीज को। तो इन द लास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 सालों में, द टूल हैज इनेबल्ड साइंटिस्ट, ये जो टूल है वही CRISPR और ये CAS9 जो है। तो पिछले 6 सालों में इस टूल ने क्या कर दिया है, वैज्ञानिकों को समर्थ बना दिया है। इनेबल का मतलब समर्थ कर देना, किसी ने किसी को इनेबल कर दिया मतलब वो काम करने के लिए उसे समर्थ बना दिया। तो इस टेक्नोलॉजी ने, इस टूल ने वैज्ञानिकों को समर्थ कर दिया है कि वो ह्यूमन डीएनए जो है उसमें एडिट कर सके इन अ डिश। डिश का मतलब एक बर्तन होता है, मतलब बहुत आसानी से कर सके, कहने का मतलब बर्तन रखा, आप कर रहे हो अपने सामने कुछ भी डिश के अंदर, कोई बहुत ही आसान खेल कर दिया, ठीक है। एंड अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स आर बीइंग अटेम्प्टेड, और शुरुआती स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल, चिकित्सकीय परीक्षण आर बीइंग अटेम्प्टेड, पैसिव वॉइस है कि नहीं, कंटिन्यूअस का पैसिव है। कंटिन्यूअस का पैसिव की पहचान क्या है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो ये कह रहा है कि अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल जो है उनका प्रयास किया जा रहा है टू यूज द टूल, किसके लिए, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए। दैट टूल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने समझ में आ गया है टूल है कौन सा, ठीक है। टू ट्रीट अ फ्यू डिजीजेस, किसके लिए, कुछ बीमारियों के इलाज के लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ये हो गया जो आपको ऐसी विकृतियां जो कि विरासत में मिली हैं, इनहेरिटेड, जन्म से ही विरासत में जो मिला है वो डिसऑर्डर्स या डिजीजेस, बीमारियां, एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर, और कुछ टाइप के कैंसर जो हैं उसके इलाज के लिए। कुछ बीमारियां हेरिडिटी में आती हैं, मतलब कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं, जैसे कि डायबिटीज है, आपके माता पिता को या परिवार में किसी को है तो वो अगली पीढ़ी में प्रेषित हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस प्रकार की बीमारियों के जो जीन है वो एडिट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, पिछले 6 सालों में इस टूल ने वैज्ञानिकों को योग्य बना दिया है, समर्थ कर दिया है कि वो डीएनए, मानवीय जो डीएनए है उसको एडिट कर सके एक डिश के अंदर। और अर्ली स्टेज जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनका प्रयास किया जा रहा है, किसके लिए, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि कुछ बीमारियां जिसमें कुछ हो सकता है कि इनहेरिटेड विकृतियां हो या बीमारियां हो उसको इलाज किया जा सके, और कुछ प्रकार के जो कैंसर हैं उसका इलाज किया जा सके। बात समझ में आ गई। दो इन 2016, यद्यपि 2016 में चाइना बिगेन द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, चाइना ने शुरू किया द फर्स्ट, पहला ह्यूमन, मानवीय क्लिनिकल चिकित्सकीय ट्रायल परीक्षण टू ट्रीट, इलाज करने के लिए, एन अग्रेसिव फॉर्म ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का अग्रेसिव फॉर्म। अग्रेसिव फॉर्म का मतलब बहुत ही इंटेंस प्रकार का लंग कैंसर, वो लंग कैंसर जो अंतिम स्टेज में हो, ये कह सकते हो, उसका इलाज करने के लिए। और कैसे किया, बाय इंट्रोड्यूस करके सेल्स, कोशिकाएं, दैट कंटेन जीन्स, वो कोशिकाएं जिसमें जीन है, जीन्स एडिटेड है ना, वो कोशिकाएं जिनमें एडिटेड जीन्स हैं, जिन जीन्स को एडिट कर दिया गया वो जीन्स हैं, किसका इस्तेमाल करके, वही CRISPR CAS9 का। द यूज ऑफ टूल, फिर भी, मैं इसको फिर भी क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि 2 से स्टार्ट है। 2 या ऑल 2 में फर्क क्या पड़ता है, 2 या ऑल 2 से सेंटेंस जब होता है दोस्तों तो आपको 2 क्लोज मिलते हैं। एक क्लोज जो है बताता है कुछ इधर जाना है, दूसरा क्लोज कहेगा इधर जाना है। 2 या ऑल 2 के साथ में कंजंक्शन क्या लगता है, यट लगता है, स्टिल लगता है, कोमा लगता है, याद रखिएगा। तो कह रहा क्या है, यद्यपि 2016 में चाइना ने अपना पहला मानवीय परीक्षण जो है वो यहां शुरू किया, किसके लिए, लंग कैंसर का जो एक अग्रेसिव फॉर्म था उसका इलाज करने के लिए। और कैसे इलाज करने के लिए, उन कोशिकाओं को इंट्रोड्यूस करके जिन कोशिकाओं में एडिटेड जीन्स थे, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। फिर भी जो इस टूल का इस्तेमाल जो है हैज सो फार बीन लिमिटेड, फिर भी इसका प्रयोग जो है, इस टूल का जो प्रयोग है अभी तक लिमिटेड रहा है। लिमिटेड में टू लगता है, ध्यान रखना भाई। किस तक, क्योरिंग जेनेटिक डिजीजेस, जो भी आनुवांशिक बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं, उनका इलाज करने के लिए ही होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। इन एनिमल मॉडल्स, और वो भी कहां पर,
मानवीय जो मॉडल जो एनिमल मॉडल्स हैं उनमें केवल पशुओं में यूज किया जाता है अभी तक, ठीक है। यद्यपि कर तो दिया था पहला ट्रायल इन्होंने 2016 में ही, अब 2020 चल रहा है, फिर भी अभी तक इसका इस्तेमाल जो है लिमिटेड है। कहां तक हुआ है, केवल यहां पे एनिमल जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स के अंदर यहां जो जेनेटिक डिजीज है उनका इलाज करने के लिए इसको लिमिट कर दिया गया है, यहीं तक इसका होता है। बात समझ में आ गई। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, चाइनीज रिसर्चर, एक चाइनीज वैज्ञानिक है, रिसर्चर्स अनुसंधान करता होता है, वैज्ञानिक होता है, एक चाइनीज वैज्ञानिक है, यूज्ड द टूल, उन्होंने इस टूल का इस्तेमाल किया टू मॉडिफाई ए पर्टिकुलर जीन, किसके लिए, एक विशेष जीन को मॉडिफाई करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण में, टू मेक बेबीज इम्यून टू HIV इंफेक्शन, किसके लिए, बेबीज को, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। इम्यून के साथ टू लगता है, सुरक्षित किसके, इम्यून से, इम्यून सिस्टम बनता है, प्रतिरक्षी तंत्र, तो किसके खिलाफ सुरक्षा देना चाहते हैं उसके लिए टू लगता है, HIV इंफेक्शन से, एड्स के संक्रमण से बचने के लिए। विच लेड टू इंटरनेशनल फ्यूररी, इसको फ्यूररी भी बोलते हैं, फ्यूरो भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसका मतलब कोलाहल, शोरगुल, आउटक्राई कह सकते हो, कमोशन कह सकते हो, प्रोटेस्ट कह सकते हो, ये सब होता है इसका। तो इसका मतलब आउटक्राई कर सकते हो, इसका मतलब प्रोटेस्ट कर सकते हो, इसका मतलब कमोशन कर सकते हो, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो क्या कह रहा है कि पिछले साल, अब लास्ट ईयर आ गया ना, लास्ट ईयर में डेफिनेटली यहां पे सेकंड फॉर्म आनी है, सिंपल पास्ट आना। अगर इन द लास्ट ईयर होता, मतलब कुछ भी एक दो संख्या होती है यहां पे, इन द लास्ट 2 years 1 year ऐसा कुछ होता, तो वहां पे हैज यूज्ड आता है ना। तो एक कह रहा है कि पिछले साल एक चाइनीज वैज्ञानिक है, उसने इस टूल का इस्तेमाल किया एक विशेष प्रकार के जीन को मॉडिफाई करने के लिए, और वो भी भ्रूण अवस्था के अंदर ही, ताकि बच्चों को HIV इंफेक्शन सुरक्षित रखा जा सके। और ये जो इन्होंने काम किया ना, इसके लिए भी चाह रहा है, इसने क्या कर दिया, परिणित कर दिया, लीड के साथ टू लगता है, ये लीड की सेकेंड फॉर्म लेड है, टू लग गया, इंटरनेशनल फ्यूरी से अंतरराष्ट्रीय आक्रोश सामने आया, ठीक है। आगे देखो, दो यद्यपि नो गाइडलाइंस हैव बीन ड्रॉन अप सो फार, सो फार का मतलब अब तक, सो फार जब लगता है तो जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ये हालांकि पैसिव है इसलिए बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो यद्यपि कोई भी गाइडलाइंस जो है अभी तक यहां पे ड्रॉ अप नहीं की गई है, अभी तक कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाई गई है। ड्रॉ अप का मतलब यहां पे है बनाना, ड्रॉप से मतलब क्या है, बनाना, कि कोई भी गाइडलाइंस जो है अभी तक नहीं बनाई गई है। फिर भी, अब फिर भी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि 2 से स्टार्ट है, तो 2 या ऑल 2 से स्टार्ट होने पर या तो यट लगाते हैं, या स्टिल लगाते हैं, या कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो यद्यपि कोई भी गाइडलाइंस अभी तक तैयार नहीं की गई है, फिर भी देयर इज अ जनरल कॉन्सेंसस, एक आम सहमति बन गई है। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है। जनरल लगा दिया तो आम सहमति, तो आम सहमति है यहां पे इन द साइंटिफिक एंड एथिक्स कम्युनिटीज, दोनों समुदायों में, चाहे वैज्ञानिक समुदाय की बात आप कर लो या फिर जो नीति शास्त्र को समझने वाले जो लोग हैं उनके समुदाय की बात कर लो। एक बार रिपीट कर देता हूं कि यद्यपि कोई भी गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं की गई है, कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाई गई, ड्रॉप का मतलब फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, फिर भी यहां आम सहमति बनी हुई है साइंटिफिक जो कम्युनिटीज है उनमें भी, और जो एथिक्स को मानते हैं, कुछ नीतिगत चीजों को बिलीव करते हैं, उन लोगों के बीच भी, दैट द जीन एडिटिंग टेक्निक शुड नॉट बी यूज्ड क्लिनिकली ऑन एम्ब्रियोज। क्या कि ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ना, CRISPR-Cas9, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये पैसिव वॉइस हो गया है। क्लिनिकली चिकित्सकीय रूप से किस पर नहीं होना चाहिए, एम्ब्रियोज पर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसी कारण वो इंटरनेशनल फ्यूरी समझ में आया था, नजर आया था कि अंतरराष्ट्रीय गुस्सा इसीलिए था कि यहाँ पे यद्यपि कोई गाइडलाइंस तो जारी नहीं हुई है, फिर भी वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं, उनमें भी एक अग्रीमेंट है इस बात को लेकर, और जो एथिक्स को फॉलो करते हैं उनमें भी अग्रीमेंट है इस बात को लेकर कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल एम्ब्रियोज पर ना किया जाए। अनलाइक इन द केस ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के केस के विपरीत, अनलाइक का मतलब के विपरीत होता है, तो मानवीय केस के विपरीत, द टूल इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड, इस टूल का इस्तेमाल जो है काफी विस्तृत रूप से किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में। तो कह रहा है कि जो टूल है इसका इस्तेमाल एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत रूप से, एडवर्ब है, और ये इज बीइंग यूज्ड है, तो ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसका इस्तेमाल बहुत विस्तृत रूप से किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में। इट इज बीइंग ट्राइड आउट, ट्राई आउट का मतलब परीक्षण करना ही होता है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन एग्रीकल्चर, कृषि में, प्राइमरीली प्राथमिक रूप से, टू इंक्रीज प्लांट यील्ड, यील्ड का मतलब उपज, उत्पादन, ताकि उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो, इसलिए
हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ये होता है पौधनाशक के प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको विकसित करने के लिए। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड मतलब जंगल में जो उगते हैं पौधे उनकी बात कर रहा है। डोमेस्टिकेशन का मतलब उनमें जीन एडिट करके उनको उगाया जा सके घरों के अंदर, उनको लाया जा सके वन क्षेत्र की बजाय उनको आप डोमेस्टिकेशन उसका कर सके, घरेलू बना सके इस रूप में। तो कह रहा है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्राई आउट इसको किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, कृषि में प्राथमिक रूप से प्लांट यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, पौधों की उपज को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, पौधनाशक के प्रति क्षमता विकसित करने के लिए। और वाइल्ड जो स्पीसीज है, एक बात याद रखना कि ये जो स्पीसीज है ना, इसका बहुवचन भी स्पीसीज ही रहता है, ये सिंगुलर भी ऐसा ही है तो प्लूरल भी ऐसा ही है। इसका बहुवचन के लिए आप कोई ईएस और ऐड नहीं करेंगे। तो जंगल की जो प्रजातियां हैं उसके डोमेस्टिकेशन के लिए द ह्यूज पोटेंशियल, जो बहुत बड़ी संभावना है टू एडिट जीन्स को एडिट करने की, यूजिंग दिस टूल, इस टूल को यूज करते हुए, यूजिंग मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए। तो कह रहा है कि बहुत बड़ी संभावना बनती है जीन को एडिट करने की इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो ये कह रहा है जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप वेराइटीज, बहुत बड़ी संख्या में क्रॉप वेराइटीज को क्रिएट करने हेतु। क्रॉप वेराइटीज फसलों की वेराइटीज। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत बड़ी संख्या में। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब भी हमेशा प्लूरल, याद रखना। तो कह रहा है कि ये जो बहुत बड़ी संभावना जो है किसकी, कि जीन को आप एडिट कर सकते हो इस टूल का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस संभावना का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? बहुत बड़ी संख्या में फसलों की वेराइटीज को क्रिएट करने के लिए। किससे? विद इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस। एग्रोनॉमिक का मतलब कृषि से संबंधित, परफॉर्मेंस पता ही आपको, मतलब वो परफॉर्मेंस, वो कृषि संबंधित परफॉर्मेंस जो कि इंप्रूव्ड है। इंप्रूव्ड मतलब काफी अच्छे से, मतलब उसको सुधार लिया गया है, ठीक है। इंप्रूव्ड यहां पे एडजेक्टिव काम करेगा। इट हैज ऑल्सो ब्रॉट इन स्वीपिंग चेंजेस। स्वीपिंग चेंजेस मतलब बहुत बड़ा बदलाव। स्वीपिंग लग गया, बहुत बड़ा। अगर चेंज ही होता तो केवल बदलाव, स्वीपिंग है बहुत बड़ा बदलाव। तो ये कह रहा है कि इट हैज ऑल्सो ब्रॉट इन, तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है? बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है किसमें? टू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीड का मतलब जन्म देना होता है, ब्रीड का मतलब उत्पादन करना होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा मतलब यहां बदलाव ला दिया है। द जीन एडिटिंग टूल जो है, ये जो CRISPR-Cas9 है, हैज इंडीड टेकन लाइफ साइंसेज इनटू ए न्यू इपॉक। इपॉक का मतलब युग होता है, एज होता है, एरा होता है या इयोन होता है ना, ये सब युग के लिए आते हैं। तो इसने इस साइंस को, जो जीवन विज्ञान है, इसको नए एरा के अंदर ला दिया है। तो जीन एडिटिंग टूल ने वास्तव में जो जीवन विज्ञान है, लाइफ साइंसेज है, उसको एक नए युग में लाकर खड़ा कर दिया है, एक नया दौर दिखा दिया है। अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं हम ट्रांसलेशन की, तो तुम्हें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, नीड नॉट बिकम सो एक्साइटेड। ये नीड नॉट, ये एक सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिया है ना, एक जैसा स्ट्रक्चर यहां पे लिया है। तो कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, तो नीड नॉट लगाएंगे और फिर आप वर्ब की V0 फॉर्म। तो आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, यू नीड नॉट बिकम सो एक्साइटेड। तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट बिकम सो सैड। और तुम्हें इतना उदार बनने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट बिकम सो जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार या दयाशील। बात करें प्रेपोजिशन की, तो ही यील्डेड टू टेम्पटेशन। यील्ड टू का मतलब होता है घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना। तो वो प्रलोभन के सामने झुक गया। ट्रस्ट डैश द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो कह रहा है ट्रस्ट इन लगेगा, ट्रस्ट के साथ इन लगता है। तो कह रहा है कि मानवीय नेचर की जो अच्छाई है उसमें ट्रस्ट करो। ही इज स्टिल रेसलिंग डैश डिफिकल्टीज। रेसल का मतलब यहाँ पे कुश्ती लड़ना नहीं है, संघर्ष करना है। तो ये कह रहा है कि वह अभी भी डिफिकल्टीज के साथ, परेशानी के साथ लड़ रहा है, दो हाथ कर रहा है। ठीक है, ये सब आज के एडिटोरियल में था, इस वीक के अंतिम एडिटोरियल में था। आप जरूर से इसे शेयर कर दें। पसंद आया है सेशन तो लाइक जरूर कर दें। बात करेंगे मंडे को ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।